Students, in the previous lecture, we have discussed the Maslow need hierarchy theory of motivation. In this lecture, we are going to discuss the Herzberg motivation or hygiene theory of motivation. Okay, let us start. Herzberg is the uh, uh, first of all, let us introduce the Herzberg. This, this theory was developed by Professor Herzberg along with its associative after conducting various research studies. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ के बाद में हार्सबर्ग और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनने मिलके एक जो है रिसर्च की मोटिवेशन पे. अकॉर्डिंग टू हिम मोटिवेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. इनको मोटिवेशन में इन्होंने मोटिवेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. हमने मास्लो में किया था, वहाँ पर क्या थी, 5 बेसिक आवश्यकताएं थी. यहाँ पर इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर और डिससेटिस्फैक्टर एंड सेकंड वन इज द मोटिवेटर और सेटिस्फैक्टर. ठीक है, इन्होंने दो पार्ट में, फर्स्ट वन इज द डिससेटिस्फैक्टर एंड सेकंड वन इज द सेटिस्फैक्टर. और नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट इज मेंटेनेंस और हाइजीन और डिससेटिस्फैक्टर फैक्टर इनको कहा जाता है. According to him, these are those factors whose presence do not motivate the employees to work, but their absence will dissatisfy them. मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर में हर्जबर्ग ने क्या कहा कि अगर एक एम्प्लॉयज़ को जो है कुछ एक फैक्टर दे दिए जाएं, कुछ एक मान लो उनकी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएं, तो उनसे तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट, उत्सुक, स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है. लेकिन अगर उनकी अब्सेंस हो जाती है, उनको आवश्यकताएं वो नहीं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाता है. तो इसकी क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं और कब ये डिससेटिस्फैक्शन होता है, ये हम डिस्कस करते हैं. देयरफॉर these factors are called as dissatisfier. These are related to the atmosphere of work, include mainly 10 elements, and these are not related to those, these are related to the condition under which a job. Now start. First one is कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जो फर्स्ट वन एलिमेंट है इसका, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है. बीच में भी इन द फॉर्म दे, वहाँ पर मान लीजिए हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है. ठीक है, और जो है एम्प्लॉयज़ अगर काम नहीं करता उसको फायर प्रिंसिपल वहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो एट दैट केस क्या होगा कि वो उस वर्किंग एनवायरनमेंट में तो काम कर नहीं पा रहा है, और अगर उनको प्रॉपरली जो अच्छी उसकी जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं, वो अगर पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाता है. सेकंड वन इज टेक्निकल सुपरविजन. टेक्निकल, देखिए वी नो वेरी वेल in the modern era there is a more and more upgrade and update. Each and every organization want to update yourself. हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपडेशन लाए, अपग्रेड लाए, और वहाँ पर टेक्निकली जो भी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है उसको चेंज किया जाए. तो जो एम्प्लॉयज़ है वो मान लीजिए पुरानी मशीनरी के साथ में वहाँ पर काम कर रहा था, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी सेटअप हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए वो वहाँ पर अब काम नहीं कर पा रहा है. ठीक है, क्योंकि उसको उसके बारे में स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट बिकम डिससेटिस्फाई. तो ये भी एक फैक्टर है. नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र. कि ये भी एक केस होता है कई बार कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है, आपके जो सुपरवाइज़र है, जो भी आपका जो हेड है, उसके नीचे आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो एट दैट केस यू बिकम डिससेटिस्फाई. नेक्स्ट वन इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर टीम मेंबर्स. जो भी अदर आपके फॉलोवर्स हैं, अदर आपके सबॉर्डिनेट्स मेंबर्स हैं, उनके साथ में भी अगर आपकी अच्छी उठबैठ नहीं है, अच्छा अटैचमेंट नहीं है, अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है, तो एट दैट केस भी यू बिकम डिससेटिस्फाई. नेक्स्ट वन फैक्टर इज सैलरी. सैलरी, देखिए सैलरी भी एक मेन मैटर होता है ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का. अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर सैलरी मिल रही है, तो एट दैट केस वहाँ पर बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे.
लेकिन अगर आपको वहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हो। नेक्स्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी। ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ वांट टू सिक्योर देयर जॉब फॉर द फ्यूचर फॉर एवर। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय चाहता है कि मैं यहाँ पर लंबे टाइम तक टिका रहूँ और मेरी यहाँ पर जॉब सेफ हो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से बिहेवियर में नहीं रहोगे, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, जो आपको ड्यूटी टास्क असाइन किया गया है अगर आप उसको 100% फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको वहाँ से फायर प्रिंसिपल या रिजाइन दे के आपको निकाल दिया जाता है, रिजाइन ले लिया जाता है आपसे। तो जॉब की सिक्योरिटी ये भी एक क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्टर फैक्टर हो गया। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल लाइफ। हर एक इंडिविजुअल चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तरीके से जीने की, लेकिन अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशंस हैं हमें उसको फॉलो करना ही करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक वर्किंग और ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉयज़ जो है अब्रोड 50 किलोमीटर के दूर से वहाँ पर से आता है और कहीं ना कहीं उसका 8 आवर या 10 आवर उसका वर्किंग आवर होता है, तो एट दैट केस उसका तो पूरा दिन ही वहीं पर ही जो है यूज़ हो जाता है। तो एट दैट केस क्या यार, क्या लाइफ है, क्या पर्सनल लाइफ है, मतलब कि बस सुबह जाते हैं, शाम को घर में आते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते फिर वही वर्किंग, वही कंपनी में काम। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह है वो सब उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक डिससेटिस्फाई फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट वन है वर्किंग कंडीशन। देखिए हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट हो उसके अनुसार हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो पॉलिसीज़ है उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा वहाँ का सैनिटेशन है, कैसा वहाँ का जो है वर्क रिलेशनशिप वगैरह है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई जो आपकी ड्यूटी है, टास्क है, उसको पूरा कीजिए, ना कि किसी भी प्रकार का आपस में बैठ के गपशप मार रहे हैं दो एम्प्लॉयज़, या फिर बातें कर रहे हैं, या फिर क्रिटिसाइजर कर रहे हैं किसी की, ठीक है। तो इस टाइप का वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं चलता है, तो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यहाँ पर ऑल अराउंड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, क्या वहाँ पर प्रॉपरली पोल्यूट फ्री एनवायरनमेंट है या नहीं है, वहाँ पर सैनिटेशन का कैसा क्या है, ठीक है, क्या वहाँ पर आपकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। क्योंकि वहाँ पर तो भाई सारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अनुसार ही, नॉर्म्स के अनुसार ही आपको फॉलो करनी होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाता है। लास्ट वन इज स्टेटस। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जैसे मान लीजिए वर्कर है और वो 2 साल से 3 साल से वहीं उसी लाइन में, उसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो उसी एनवायरनमेंट में टेंशन स्ट्रेस में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, बोले यार नहीं छोड़ूंगा नौकरी, है ना। कई बार ऐसा माइंड में उनकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो स्टेटस को लेके भी बहुत ही है, बोले इतने से क्या काम चलता है। तो भाई देखिए जैसा आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जैसा आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी सैलरी वगैरह फिक्स की हुई है, ठीक है। तो स्टेटस भी एक फैक्टर है जिससे कहीं के आदमी इंडिविजुअल डिससेटिस्फाई हो जाता है। ये तो थे हमारे डिससेटिस्फैक्टर फैक्टर 10। अब हम करते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। 6 मोटिवेशनल फैक्टर हैं। लेट अस स्टार्ट। मोटिवेशनल, दीज आर द दोज फैक्टर विच डायरेक्टली इंस्पायर द एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर। दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द जॉब, दीज आर आल्सो नोन एज जॉब फैक्टर। इनको जॉब फैक्टर भी कहा जाता है, इनको मोटिवेशनल फैक्टर भी कहा जाता है। और ये वो फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट, आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं, और जिससे क्या इंसान कोई भी है इंस्पायर होता है और वो काम बेटर तरीके से उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाता है। नाउ इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखिए। फर्स्ट में फैक्टर है फीलिंग ऑफ वर्क अचीवमेंट। आप अगर जिस भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या होगा, वहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे, आप इंस्पायर होंगे तो और आप नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से काम वहाँ पर कर पाएंगे। और आपको अपने ये बोला कि हाँ आई सेटिस्फाई विद देयर टास्क, विद जो भी मुझे ड्यूटी मिली मैं उससे सेटिस्फाई। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ है, उसको बोला गया कि आपको 10 यूनिट प्रोडक्शन आज करनी है, और वो 10 यूनिट प्रोडक्शन कर देता है, तो उसके अंदर इंस्पायर आएगा, मोटिवेशन आएगा, स्टिमुलेट होगा, और जिससे क्या होगा आगे फ्यूचर में उसकी अच्छी सैलरी वगैरह भी बढ़ेगी। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मोटिवेशन फैक्टर। सेकेंड वन इज़ रिकॉग्निशन।
रिकॉग्निशन का मतलब यहाँ पर यही है कि रजिस्ट्रेशन, कि वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हो ऑर्गेनाइजेशन का। एक अगर मान लीजिए एम्प्लॉय रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट से बिल्कुल खुश रहेगा और उसको कोई भी निकाल नहीं सकता टिल नाउ, जब तक कि वो अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा है, प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहा है, तो एट दैट केस उसके अंदर मोटिवेशन भी कंटिन्यू बना रहेगा। नेक्स्ट वन इज एडवांसमेंट। एडवांसमेंट एज पर द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, एच एंड एवरी इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़ अपडेट और अपग्रेड इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को अपडेट करता है। और जो भी उसको अगर इफ़ देयर नीड एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग वगैरह करता है और अपने आप को उच्च लेवल पे लेके जाता है, जिससे उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज चैलेंजिंग वर्क इटसेल्फ। चैलेंजिंग वर्क इटसेल्फ मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको वर्क और टास्क दिया हुआ है, ठीक है, उसको चैलेंज के साथ करे। कि जैसे होता है ना कि मोटिवेशन में आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है, और आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है, वो जज्बा है, वो नॉलेज है, वो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, जिससे इंडिविजुअल के अंदर अपने आप इंस्पायर आएगा और वो मोटिवेशन हो जाएगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। देखिए अगर एक इंडिविजुअल अपने अंदर ग्रोथ करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसके अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट तभी हो पाएगा कि जो भी उसको ड्यूटीज़ टास्क वगैरह असाइन किया हुआ है उसको 100% परफेक्शन दे और आगे फ्यूचर में उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। दैट इज आल्सो ए मोटिवेशन फैक्टर। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएगा, ठीक है, अपनी जिम्मेवारी, अपना अथॉरिटीज़, अपना इफेक्टिव लीडरशिप से अगर वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका वो इंस्पायर होगा, मोटिवेशन आएगा उसके अंदर, और इसलिए ये भी एक मोटिवेशन का असेंशियल फैक्टर है। तो भाई ये इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस और डिससेटिस्फाई फैक्टर, और सेकंड वन इज मोटिवेशन एंड सेटिस्फाई फैक्टर, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की इस थ्योरीज में क्या कमियां रह गई हैं। तो फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फायर एंड डिससेटिस्फायर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, और वो देखा जाएगा सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर। देखिए अगर एक एम्प्लॉयज़ की जो है इकोनॉमिकली बहुत ही वीक कंडीशन है, तो सीधी सी बात है, वही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा, उसको इंस्पायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि कुछ एक एलिमेंट्स बताए गए, कुछ एक कंपोनेंट्स बताए गए हैं जिनके ज़रिए एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक साइड डिससेटिस्फाई हो रहा है, दूसरी साइड में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस के साथ में। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर इज द एम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरी इज डाउटफुल। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस थ्योरीज की जो कंपोनेंट्स हैं उनको फुलफिल करे और जिससे उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इट बिकम डाउटफुल। नेक्स्ट वन इज दिस थ्योरी फोकस टू मच अटेंशन ऑन सेटिस्फैक्शन रेदर देन परफॉर्मेंस लेवल। जो एज पर द थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जो है मोर अटेंशन किसके ऊपर दिया गया है, सेटिस्फैक्शन फैक्टर के ऊपर दिया गया है, ना कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल को देखते हुए। लास्ट वन इज दिस थ्योरी इज मोस्ट एप्लीकेबल टू नॉलेज वर्कर। देखिए ये जो थ्योरी है वो सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल हो पाएगी जहाँ पर जो वेल एक्सपीरियंस, वेल एक्सपर्टाइज एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले। थैंक यू स्टूडेंट्स।